हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो हम फर्स्ट पढ़ रहे थे उसके केसेस लॉ के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट की हमने 2 क्लासेस देख ली है। इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी चीज़ देख ली, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देख लिए। अब हम देखेंगे आज 3rd क्लास में इसके केसेस लॉ जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। जो भी LLB करते हैं स्टूडेंट उनको केसेस लॉ ज़रूर लिखने पड़ते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडिंग केस कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट पार्ट में मीन्स जर्नल प्रिंसिपल में, ठीक है। तो अभी हम वही देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। और साथ ही आपको LLB की क्लासेस और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड होती रहेगी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से, वहाँ भी सारी आपको लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं सबसे पहले ऑफ़र के बारे में, ठीक है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसमें देखो सबसे फर्स्ट है ऑफ़र के बारे में ही, ठीक है। एक तो सेक्शन 2A भी बताता है, उसके बाद 3, 4 ये सब चीज़ें हैं जो कि ऑफ़र के बारे में ही बात करती हैं। फिर देखिए हम सबसे पहले देखेंगे ऑफ़र के केसेस, मतलब ऑफ़र में आप कौन कौन से केसेस हैं जो आपको डालने पड़ेंगे। अगर ऑफ़र का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कौन कौन से जो केसेस हैं वो आप लिख सकते हो। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑफ़र में। तो देखो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है जिसको हम लैंडमार्क जजमेंट भी बोलते हैं। तो देखो इसमें बता रखा है प्रपोजल कैन नॉट बी एक्सेप्ट अनलेस इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग इट। किसी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी ना हो। अब इस केस में ये था कि एक व्यक्ति का जो है बच्चा खो जाता है, ठीक है। उसको ढूंढने के लिए वो अपने नौकर को भेजता है। जब वो नौकर चला जाता है उसके बाद ये जो व्यक्ति है जिसका बच्चा खोया था, ठीक है, ये एक अनाउंसमेंट करता है कि अगर जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा तो मैं मतलब एक मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5000 फिक्स कर दिया कि मैं उसको 5000 रुपये दूँगा, ठीक है। ऐसे ही कोई इसने अमाउंट फिक्स की। अब क्या हुआ, इसके नौकर को तो पता ही नहीं था कि इसने ऐसा कुछ भी किया है। वो ढूंढ के ले आता है। कुछ टाइम बाद उसको पता लगता है, इस नौकर को, सर्वेंट है जो इसका, कि इसने जो मालिक है मेरा, इसने कोई ऐसी अनाउंसमेंट की थी। और ये इसके पास जाता है, ये बोलता है कि मुझे 5000 रुपये दो। तब ये केस हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। तब इसमें था कि ये 5000 रुपये मांग ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने तो कोई प्रपोजल ऐसा हुआ ही नहीं, ना इसने कोई ऐसा कुछ एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद ये ढूंढो। ये तो पहले ही ढूंढने चला गया था। तो किसी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक इसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी ना हो, ठीक है। तो ये एक ऑफ़र का सबसे अच्छा जो हम बात करें एक केस है। उसके बाद है एक सामान्य प्रस्ताव के बारे में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स में से सारे हैं ये, तो ये नोट करते चलना आप। तो देखो ये जो कंपनी का जो ये केस है इसमें था कि द कोर्ट ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट, मतलब कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किए थे फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें क्या था, सामान्य प्रस्ताव था। कोई ये दवाई दे रहा था किसी मतलब कोई किसी चीज़ की, ठीक है। और इसने कहा था कि अगर मान लो हो जाती है आपको तो आपके जो पैसे हैं वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब किसी व्यक्ति ने इसको जो है ये ले ली दवाई और उसको वो बीमारी हो गई। तो प्रस्ताव क्या है, पूरी दुनिया को दिया जाता है और अनुबंध उस व्यक्ति के साथ किया जाता है जो आगे आकर प्रस्ताव को स्वीकार करता है। ऐसे मामले में स्वीकृति का संचार आवश्यक नहीं है। शर्त का पालन करना संचार के बिना पर्याप्त स्वीकृत है। सामान्य प्रस्ताव प्रकृति में जारी रहता है और इसे वापस लिए जाने तक कोई लोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ था। तो कोर्ट ने कुछ यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स थी, वही जो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के बताया इसी में ही आपका इंग्लिश में है। इन सच ए केस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये जर्नल ऑफ़र के लिए। अगर सामान्य प्रस्ताव या जर्नल ऑफ़र हम इंग्लिश में बात करें या फिर कोई
ऑफ़र के टाइप्स वगैरह पूछे तो आप ये वाला केस डाल सकते हो उसके अंदर। उसके बाद है हैंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस में था कि देयर मस्ट बी रीजनेबल नोटिस टू द ऑफरी ऑफ ए प्रिंटेड टर्म एंड कंडीशन। इफ सच नोटिस इज नॉट गिवन देन द ऑफरी इज नॉट बाउंड बाय सच टर्म एंड कंडीशन। मुद्रित नियमों और शर्तों के बारे में प्रस्ताव प्राप्तकर्ता को उचित सूचना दी जानी चाहिए। यदि ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो प्रस्ताव प्राप्तकर्ता ऐसी शर्तों और नियमों से बाध्य नहीं है। अगर आपने कोई नोटिस दिया ही नहीं है तो किसी को आप किस तरीके से बाउंड कर सकते हो, किसी भी शर्त में कैसे बांध सकते हो, आप नहीं बांध सकते। क्या तो ये सारे ऑफ़र के केसेस हैं। फिर है हार्वे वर्सेस फैंसी। हार्वे वर्सेस फैंसी के केस में है देयर मस्ट बी रीजनेबल नोटिस टू द ऑफरी of the printed term and condition. If such notice is not given, the offeree is not bound by such term and condition. The difference between invitation to offer. अभी जो केस है ये है invitation to offer का। मीन्स मतलब आप हैं जो कि किसी ऑफ़र को जो है इनवाइट, किसी को ऑफ़र के लिए इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए है ये। तो आपको ध्यान रखना जब भी इनविटेशन टू ऑफ़र का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको हार्वे वर्सेस फैंसी का जो है ये केस देना पड़ेगा। अब देखो इसमें बता रखा है कि रीज़नेबल नोटिस होना चाहिए प्रिंटेड टर्म एंड कंडीशन के साथ। इफ़ सच नोटिस इज़ नॉट गिवन द ऑफरी इज़ नॉट बाउंड बाय सच टर्म एंड कंडीशन। डिफरेंस भी बता रखा है इन्विटेशन टू ऑफ़र में। हार्वे वर्सेस फैंसी के केस में ही आया था। जब भी इन्विटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएं तो आपको ये केस है जो कि डालना पड़ेगा हार्वे वर्सेस फैंसी का। इसके अंदर ये बता रखा है कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण और प्रस्ताव के बीच अंतर है जो कि आपको पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। इस अनुबंध को वैध बनाने के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ ऑफ़र होगा वहाँ एक्सेप्टेंस जरूरी है। इसकी डेफिनेशन के अंदर भी है और इसकी भी डेफिनेशन के अंदर है, ठीक है। आपको जो है सेक्शन 2 है वो कंप्लीट पढ़ लेना है। सेक्शन 2 पढ़ते ही आपका जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण और प्रस्ताव के बीच अंतर निर्धारित किया गया है। किसी अनुबंध को वैध बनाने के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अनुबंध को बाध्यकारी बनाना होता है। इसके अलावा प्रस्ताव की स्वीकृति उस व्यक्ति को अधिसूचित की जानी चाहिए जो प्रस्ताव कर रहा है, क्योंकि कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता के लिए अनुबंध के दोनों पक्षों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या हुआ था कि मान लो ऑफ़र कर दिया आपने, अब एक्सेप्टेंस हुई है पर कितनी रेट पे हुई है ये कोई फिक्स ही नहीं है, तो ये सही नहीं माना जाएगा। इस केस में ये हुआ था कि कोई पैन था जो उसके लिए हुआ था ये, और इसमें जो है रेट फिक्स नहीं हुई थी। तो इसमें ये बताया गया था कि दोनों पार्टीज़ हैं जो कि हम नहीं मान सकते कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हुई है, ठीक है। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिसाइड कर दिया गया है, ऐसा हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं दी गई थी इस चीज़ की कि इसी रेट पे जो है दोनों चीज़ें डिसाइडेड की गई हैं। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। मीन्स जब आप सेक्शन 2B पढ़ोगे तब उसके अंदर एक्सेप्टेंस के बारे में बता रखा है, और 5, 6 ये सब जो सेक्शन आएंगे, ठीक है, 3 से और 7, 8 तक जो सारे एक्सेप्टेंस ऑफ़र इनके बारे में ही बता रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट केस है इसमें पॉवेल वर्सेस ली। कम्युनिकेशन मस्ट बी रिसीव फ्रॉम द ऑथराइज पर्सन ओनली। जिसने के साथ ऑफ़र हुआ है उसी के साथ, मतलब मान लो, ठीक है, उसी के साथ क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ऑथराइज पर्सन के साथ। इट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन इज़ नो कम्युनिकेशन। जो अनऑथराइज पर्सन होगा उसके साथ कोई कम्युनिकेशन है जो कि मान्य नहीं होगी। संचार केवल अधिकृत व्यक्ति से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इसे उस व्यक्ति द्वारा संप्रेषित किया जाना चाहिए जिसके पास इसे स्वीकृत करने का अधिकार है। मान लो मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, कोई भी पर्सन है, मान लो राहुल नेम से है, और मैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो राहुल से ही, जिस राहुल के साथ मैं कर रही हूँ उसी राहुल के साथ जो है यहाँ पे एक संप्रेषण, मतलब यही जो है ऑफ़र को मान्य होना चाहिए, ये एक्सेप्ट करे उस चीज़ को। और यहाँ पे जिससे वो मैं ऑफ़र कर रहा है
वो यहाँ पे एक्सेप्ट करे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑथराइज और अनऑथराइज की। दूसरा है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में डाक संचार द्वारा संपन्न किया जाता है। अनुबंध का स्थान वह होता है जो स्वीकृति पत्र भेजा जाता है। तत्कालीन संचार के मामले में अनुबंध का स्थान वह होता है जब स्वीकृति सुनी जाती है। ठीक है, मतलब स्वीकृति सुनी भी जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर एक्सेप्टेंस इज हियर्ड। मान लो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इधर से जो व्यक्ति फ़ोन उठाया है उसने सुनी ही नहीं, तो ये मान्य नहीं होगी। फ़ोन पे सुनी भी जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू शो। जब आप सेक्शन 11 पढ़ोगे तब उसके अंदर आएगा कैपेसिटी टू शो, मतलब सक्षमता। इंसान जो भी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, कोई भी हिंदी में बात करें कोई भी व्यक्ति है, वो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको 18 ईयर से तो बड़ा होना चाहिए। मतलब वो मेजॉरिटी में तो आ ही गया हो। मेजॉरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेजॉरिटी में एज है जो कि 18 ईयर मान्य की गई है, और भारतीय वयस्क अधिनियम है क्योंकि मेजॉरिटी एक्ट है उसमें भी 18 और 21 ईयर है जो कि आप अडॉप्शन के लिए फ़िक्स की गई है। तो ये दोनों चीज़ें मान्य की गई है। अब इसमें एक केस है मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये जब हमने सेकंड क्लास देखी थी तो उसमें भी देखा था, अभी हम दोबारा देख रहे हैं। मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष ये केस था, इसको मैंने समझाया भी था। अगर आपने सेकंड क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लें, प्लेलिस्ट भी बना रखी है अलग से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नॉट स्पेशली लेस down fate agreement if it is been entered into by minor. However, it was authoritatively settled that minor agreement is absolutely void. A minor cannot make a promise enforceable by law. कोई भी माइनर पर्सन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो void होगा, मीन्स शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे 64 और 65 भी इसी से रिलेटेड हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम विशेष रूप से जो है ये नाबालिग द्वारा किया गया, हालांकि आधिकारिक रूप से तय किया गया था कि नाबालिग है। समझौता पूरी तरह से शून्य है। एक नाबालिग कानून द्वारा लागू करने योग्य वादा नहीं कर सकता। न्यायालय ने माना कि नाबालिग अनुबंध की धारा 64 और 65 के तहत किसी भी पैसे को चुकाने या किसी भी लाभ के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, न्यायालय ने ये माना है, तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है चैपल वर्सेस कूपर। इसमें है आवश्यकता का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जो किसी व्यक्ति की स्थिति और जीवन के अनुसार उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ये व्यक्ति की स्थिति और वास्तविक डिलीवरी के समय उसकी आवश्यकता पर निर्भर हो सकता है। ये नेसेसरी मेंटेन के लिए है। उसके बाद है डैमेज, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसका केस भी इम्पोर्टेंट है। हेडले वर्सेस बैक्सलैंड, इसका डायरेक्ट इसी से ही करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडली वर्सेस बैक्सलैंड केस किस में आया और नुकसानी का वाद है जो कि समझाओ। तो आपको क्या है, डैमेज के बारे में पूरा बताना होगा और इस केस के बारे में। तो ये केस है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। कोर्ट ने रूल किया था डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल कंपनसेट द प्लेंटिफ और हिज लॉस ऑन ग्राउंड द प्लेंटिफ हैड नॉट reasonably foreseen and consequence of the delay caused by defendant. न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी और वादी को उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि वादी ने प्रतिवादी द्वारा किए गए विलंब के परिणामों का उचित रूप से पूर्वानुमान नहीं लगाया था। जब दोनों पक्षों ने एक अनुबंध किया, उनमें से एक ने तोड़ दिया तो दूसरे पक्ष के साथ नुकसान को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले नुकसान पर विचार करना उचित होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो अनुबंध करने के समय पक्षों के विचार में उचित हो। ठीक है, मतलब रीजनेबल, और सच बात करें तो लॉस नहीं होना चाहिए, और कॉम्पनसेट है जो कि किस तरीके से दिया जाना चाहिए, ये सब पहले से ही डिसाइड किया जाना चाहिए। उसके बाद है डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस में भी आपको डैमेज का ही बताया गया है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी के दोषपूर्ण उत्पादों से वादी को हुई क्षति का दावा
मामले में पक्षों के बीच बिक्री के अनुबंध के आधार पर किया गया है, जबकि वादी के मित्र को नुकसान उठाना पड़ा। वादी को नुकसान नहीं हुआ, इसलिए वादी का दावा केवल प्रतिवादी की लापरवाही के आधार पर हो सकता है। ठीक है, ये पड़ोसी के सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने इस बात को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी पर वादी के प्रति देखभाल का कर्तव्य था। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को समझाएं। नैराश्यता का सिद्धांत, इसको हम हिंदी में नैराश्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको समझाए पूछा जाता है। ठीक है, क्रेल वर्सेस हेनरी, इसका केस है। ठीक है, इसमें क्या था कि प्रतिवादी ने वादी को एक फ्लैट को किराए पर देने की सहमति जताई ताकि वह अपनी बालकनी से किंग एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक देख सकें। अब वादी ने तो वादा किया था कि फ्लैट की बालकनी से दृश्य संतोषजनक होगा क्योंकि जुलूस कमरे से पूरी तरह दिखाई देगा। पक्षों ने पत्रों के माध्यम से पत्राचार किया। 2 दिन के लिए $75 की कीमत के लिए सहमत हुए। उनके लिए लिखित पत्राचार में कहीं भी पक्षों ने राज्याभिषेक समारोह का उल्लेख नहीं किया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो पत्राचार के माध्यम से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वहाँ पे राज्याभिषेक समारोह का उल्लेख नहीं किया, और राज्याभिषेक उस दिन नहीं हुआ जिस दिन फ्लैट बुक किया था, क्योंकि वह बीमार पड़ गया राजा था जो। इस कारण से प्रतिवादी ने पार्टी द्वारा तय की गई पूरी राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया। माना कि अनुबंध के आसपास की परिस्थितियों से खर्च हो सकता है, जो अनुबंध के पीछे निहित उद्देश्य था। बुकिंग रद्द होने के कारण फ्लैट जो था निराश था। ठीक है, तो ये सारे जो केसेस हैं ये आपको क्या करने हैं, पूरे मतलब देखने हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे सारे जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको ये लैंडमार्क जजमेंट्स तो देने ही देने हैं। बाकी जो और छोटे मोटे केसेस हैं वो तो डालने पड़ेंगे, पर ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम के बिहाफ पे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको नोट करने हैं, लर्न करने हैं, और जिस भी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है वहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा।